गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो ब्लड है। आपने देखा होगा कि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर जिसमें समरी के रूप में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग से रिगार्डिंग भी एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ब्लड की जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस टॉपिक के अंदर ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इस टॉपिक के अंदर जो ब्लड वाला सेक्टर है, जिसके अंदर कौन कौन से की पॉइंट है, जिसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ब्लड का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा, ब्लड सेल, हेमेटोपोइसिस, मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर, हेमोस्टेसिस, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुपिंग, आरएस सिस्टम और क्रॉस मैचिंग, ब्लड प्रोडक्ट एंड इंपोर्टेंट डिजीज ऑफ ब्लड, है ना। ब्लड के अंदर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो इस पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, प्लाज्मा, ब्लड सेल और हेमोपोइटिस और मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड, यहां तक पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे और उसके बाद में पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। देखिएगा बच्चों, एक बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि ब्लड क्या है, किस प्रकार से काम करता है, कितनी सेल होती है, क्या क्या उसके अंदर मेन जो पॉइंट्स है उसके बारे में क्या ध्यान रखना है। देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि ब्लड है वो पूरे शरीर के अंदर जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ब्लड का जो काम होता है वो अपने फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे, परंतु मैं कहूं कि जितने भी बॉडी के अंदर सेल टिश्यू को न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, लाना ले जाने का काम किसका काम होता है? ब्लड का काम होता है। तो इस प्रकार से रक्त को मानव शरीर का आधार माना गया है। देखिएगा बच्चों, इसके अंदर लिखा गया है रक्त को मानव जीवन का आधार माना गया है, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ द टिश्यू। किस प्रकार से है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? क्योंकि ये बॉडी को पूरा कनेक्ट करके रखता है, जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। रक्त की मात्रा शरीर में वजन के बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? 7% माना गया है। एक स्वस्थ, एक हेल्थी एडल्ट में इसकी मात्रा होती है 6 लीटर होती है। रक्त हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होता है। किसके अंदर होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर प्रवाहित होता है, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसका जो पीएच होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 होता है। अतः ये हल्का क्या होता है? स्लाइटली एल्केलाइन होता है। अब देखिएगा बच्चों, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे। एक इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको यह याद रखना है कि ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का। ये इस बॉडी का एक आधार पार्ट माना है, जिसके अंदर ब्लड की बात करें कि ये किस टाइप का टिश्यू है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि बॉडी का कितना परसेंटेज ब्लड होता है। एक शरीर के अंदर वजन के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज होता है? तो 7% होता है। यह भी ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं कि एक हेल्थी पर्सन के अंदर, बॉडी के अंदर कितना लीटर ब्लड होता है? तो 5 to 7 लीटर, है ना। तो 6 लीटर होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि ब्लड है वो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फेंक दिया जाता है और पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। जिसके अंदर ब्लड का पीएच की बात करें, ब्लड की पीएच की बात करें तो कितना है? 7.35 से लेकर के 7.45। जिसके अंदर इसकी एग्जैक्ट की बात करते हैं तो 7.4 इसकी पीएच होती है। मतलब स्लाइटली एल्केलाइन पीएच वाला ब्लड होता है। अब देखिएगा, ब्लड के बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर ब्लड के बारे में बच्चों पूछते हैं तो आपको एक बेसिक जानकारी इतनी याद रखनी है कि ब्लड है वो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड अपने बॉडी के परसेंटेज की बात करते हैं तो 7% होता है, और लीटर के अंदर बात करें तो 7 लीटर या 5 to 7 लीटर तक ब्लड बॉडी के अंदर होता है।
दूसरी बात करते हैं कि ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्ट करके रखता है पूरे बॉडी के अंदर। जब हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होता है, जब हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ब्लड है ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर के पूरे शरीर के अंदर जाता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ब्लड की, जो पीएच की बात करें तो पीएच कितना होता है 7.4। यदि रेंज के अंदर बात करते हैं तो कितना होता है 7.35 से लेकर के 7.45, यानी स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अब इसके अंदर बच्चों 5 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, एक दो, दूसरा, तीसरा, उसके बाद में 4वें नंबर का पीएच और 5वें नंबर का स्लाइटली एल्कलाइन। ये इतनी बातें बच्चों आपको इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। आपने देखा होगा कि ब्लड के अंदर कई प्रकार के कंपोजिशन होते हैं। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो 55% क्या होता है प्लाज्मा होता है और 45% क्या होती है ब्लड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अब देखिएगा एक कंपोजिशन ऑफ द ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा जिसमें 55% होता है और ब्लड सेल होती है वो 45% होती है। इसके बाद में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे आयरन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये भी पाए जाते हैं। तो इसके अंदर भी ये भी बातें आपको बच्चों क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गए बच्चों कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड का क्या क्या कंपोजिशन है उसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं, अब हेडिंग डालिएगा प्लाज्मा के बारे में। अब अपने अभी तक क्या पढ़े हैं, अभी तक पढ़े हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड, उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिएगा हेडिंग डालिएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें 90% तक पानी की मात्रा पाई जाती है, जिसमें 90% क्या पाया जाता है, पानी होता है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो प्लाज्मा का 7% भाग बनाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में कई अन्य तत्व भी पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। अब देखिएगा बच्चों, इसके अंदर आपने देखा होगा कि प्लाज्मा के अंदर जो 7% 90% होता है वो पानी होता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन है, वो जो प्लाज्मा में कितने परसेंट होता है, 7% होता है। इसके अलावा और भी कई कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से, ग्लूकोज है, यूरिया है, NaCl है, कोलेस्ट्रॉल है, उसके बाद में आयरन है और यूरिक एसिड है। तो ये पाए जाते हैं। अब देखिएगा प्लाज्मा, आपने देखा होगा कि जैसे ये ब्लड के अंदर ये ब्लड लिया हुआ है, ब्लड सैंपल है, ये मान लीजिए ब्लड है। ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल होती है जिसमें RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये यहां तक रह जाती है। उसके ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है जिसके अंदर 90% क्या होता है, पानी होता है। उसके बाद में 7% जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन पाए जाते हैं, ये पार्ट्स प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कई ऐसे जो अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज है, यूरिया है, NaCl है, कोलेस्ट्रॉल है, उसके बाद में आयरन है और यूरिक एसिड है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। अब बच्चों प्लाज्मा के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लाज्मा कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर 90% क्या होता है, पानी होता है। अब 90% पानी होता है, जिसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन है, वो 7% भाग बनाता है। उसके बाद में कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, जिसमें ग्लूकोज है, यूरिया है, NaCl है, कोलेस्ट्रॉल है, आयरन है, ये सारे यूरिक एसिड है, ये भी पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, सॉरी प्लाज्मा के अंदर,
ठीक है, तो ये इतनी बेसिक बातें इसमें भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिएगा, रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में, रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन पाए जाते हैं, जो प्लाज्मा का कितना परसेंट भाग बनाता है? 7% भाग बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो बॉडी की प्रोटेक्शन का कार्य करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अब इसके अंदर 7% जो भाग है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। अब देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा बच्चों एल्बुमिन के बारे में। यहां से क्वेश्चन आता है कि जो प्लाज्मा के अंदर एल्बुमिन कितना होता है, क्या काम करता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी मात्रा प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे अधिक होती है, जिसकी मात्रा है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर सबसे अधिक होती है। इसका निर्माण लीवर में होता है। इसका मुख्य कार्य ऑस्मोटिक प्रेशर का मेंटेन करना होता है। ये शारीरिक ऊतकों को प्रोटीन उपलब्ध करवाता है। एल्बुमिन, जिसके अंदर बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन जो कौन सा होता है? एल्बुमिन होता है। दूसरी बात करते हैं, एल्बुमिन होता है वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। आपने देखा होगा कि जब बॉडी के अंदर, आपने देखा होगा जब बॉडी के अंदर क्या होता है? सूजन है, स्वेलिंग आता है, तो इस प्रकार से इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर चला जाता है। तो इसका मतलब है कि डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन, बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो शिफ्टिंग हो जाता है। तो जब मैं कहूं कि बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा मेंटेन है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। कौन रखता है? प्रोटीन रखता है। और प्रोटीन के अंदर भी कौन सा? एल्बुमिन प्रोटीन रखता है। दूसरी बात करते हैं कि शारीरिक टिश्यू को प्रोटीन उपलब्ध करवाने का काम भी कौन करता है? एल्बुमिन करता है। और प्रोटीन क्या है? प्रोटेक्शन का कार्य करती है। दूसरी बात करते हैं, एल्बुमिन हो गया, उसके बाद में हेडिंग डालिएगा ग्लोबुलिन। अब देखिएगा, ग्लोबुलिन के बारे में बात करते हैं, एल्बुमिन के बाद में ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका अधिकतर निर्माण लीवर में होता है और शेष भाग का निर्माण लिम्फोइड टिश्यू में होता है। एल्बुमिन के बाद में होता है ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन की बात करें तो जिसके अंदर क्या है कि ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, या 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। उसके बाद में इन तीनों ग्लोबुलिन में गामा ग्लोबुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर के संक्रमण के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। गामा ग्लोबुलिन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द इंफेक्शन एंड अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन, हार्मोन, लिपिड आदि को शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाते हैं। अरे बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो ग्लोबुलिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबुलिन का निर्माण होता है वो लीवर के अंदर होता है। दूसरा जो बात कर रहे हैं कि कुछ भाग, जो अधिकतर भाग होता है उसका फॉर्मेशन कहां होता है? लीवर के अंदर। और उसके बाद में दूसरा होता है लिम्फोइड टिश्यू के अंदर, या लिम्फोइड टिश्यू के अंदर होता है। इसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और इसके अंदर जो ग्लोबुलिन होता है वो 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अल्फा ग्लोबुलिन, दूसरा है बीटा ग्लोबुलिन और तीसरा है गामा ग्लोबुलिन। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर बच्चों ध्यान रखना है कि ग्लोबुलिन का जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो बॉडी का प्रोटेक्शन का कार्य करती है। ए गामा ग्लोबुलिन प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट द इंफेक्शन, है ना। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन आता है तो बॉडी के अंदर प्रोटीन है वो प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और उसके अंदर भी ग्लोबुलिन का कौन सा पार्ट? गामा ग्लोबुलिन। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन है वो प्रोटीन, जो वो क्या करता है? प्रोटीन है, हार्मोन है और लिपिड है आदि को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया।
उसके बाद में बात करते हैं तीसरा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन एक ऐसा प्रोटीन है जिसका निर्माण लीवर में होता है और ये कोई भी इंजुरी है, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त स्राव को कम करने में भी हेल्पफुल होता है। यह रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, अतः इसे ब्लड कोगुलेशन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इसके अंदर फिब्रिनोजन एक ब्लड कोगुलेशन फैक्टर के अंदर माना जाता है, क्योंकि फिब्रिनोजन का काम होता है जैसे ही ब्लीडिंग होती है, कहीं पे भी इंजरी है, ट्रॉमा है, चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जैसे ही ब्लीडिंग होने लग जाती है तो फिब्रिनोजन है वो आकर के क्या करता है, वहां पे इकट्ठा हो जाएगा और ब्लड को, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने का काम करती है, मतलब ब्लड का थक्का जमाने का काम करता है। तो इस प्रकार से फिब्रिनोजन क्या है, एक ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन जिसके अंदर अपने अलग 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 प्रकार की बातें की। अब बात करते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा प्रोटीन के अतिरिक्त कई अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक पदार्थ, जिसके अंदर प्लाज्मा में कई प्रकार के अकार्बनिक लवणीय पदार्थ पाए जाते हैं जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, सेल फॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स एवं एसिड बेस बैलेंस बनाए रखते हैं। अकार्बनिक लवणीय पदार्थ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम आदि होते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर कई मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो बॉडी के अंदर कई प्रकार के फंक्शन करते हैं, जिसके अंदर बच्चों इसमें लिखा गया है कि अकार्बनिक पदार्थ जिसके अंदर कौन कौन से फंक्शन करने का काम करते हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना, दूसरा है सेल का फॉर्मेशन करना, उसके बाद में ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स, नर्व सेंसेशन को आगे से आगे पहुंचाना, तो ये सारे दूसरा है एसिड बेस बैलेंस बनाना। तो ये कार्य भी अकार्बनिक पदार्थ भी करते हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, सेल का फॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व और एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम भी अकार्बनिक पदार्थ करते हैं, जिसके अंदर बात करें कि कौन कौन से होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम आदि। ठीक, दूसरी बात करते हैं वास्ट मटेरियल। रक्त के प्लाज्मा में कई अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं तथा इसकी मात्रा शरीर में सामान्य से अधिक हो जाने पर उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये पदार्थ रक्त के द्वारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाए जाते हैं और यहां से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड आदि होते हैं। अब वास्ट प्रोडक्ट के रूप में भी प्लाज्मा काम करती है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये ज्यादा वास्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो ब्लड के थ्रू क्या आ जाते हैं, प्लाज्मा के थ्रू क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके अंदर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, स्किन के पसीने के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये काम भी क्या करते हैं, कौन करता है, प्लाज्मा करता है। उसके बाद में हार्मोन। हार्मोन एक रासायनिक यौगिक होते हैं जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्रंथियों के द्वारा सिक्रेशन होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका वीन ग्रंथियां होती है, इसे अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा सिक्रेशन होने वाले हार्मोन सीधे ही रक्त में मिल जाते हैं और यह हार्मोन रक्त के माध्यम से एक टारगेट सेल तक पहुंचाए जाते हैं और वहां पर अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से जो हार्मोन की बात करते हैं, बॉडी के अंदर कई प्रकार के हार्मोन होते हैं, जिसके अंदर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। उसके द्वारा क्या करते हैं कि जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं गैसेज के बारे में। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें रक्त के प्लाज्मा में घुली हुई होती है और पूरे शरीर के अंदर घूमती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ में पाई जाती है और शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड बना देगी। ठीक है ना, और वो क्या करती है, घूमती रहती है। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड बना करके जाएगी, सेल टिश्यू तक ऑक्सीजन देने का काम करेगी, साथ ही साथ
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड बना करके वापस बाहर लाने का काम करती है। तो इस प्रकार से बच्चों प्लाज्मा के अंदर क्या क्या बात किया, प्लाज्मा प्रोटीन जिसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, उसके बाद में अकार्बनिक पदार्थ के बारे में बात किए, उसके साथ साथ में हार्मोन है और उसके बाद में गैसेज के बारे में बात किए। ठीक है, तो ये था ब्लड का। अभी जो पढ़े हैं ब्लड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं, साथ ही साथ में कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, और उसके बाद में जो प्लाज्मा के बारे में पढ़े हैं। प्लाज्मा 55% जो ब्लड के अंदर पाया जाता है उसके बारे में बात किए। प्लाज्मा के अंदर मोस्टली जो पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। उसके बाद में अपने अकार्बनिक पदार्थ के बारे में बात किया, हार्मोन्स के बारे में बात किया और गैसेस के बारे में बात किए। ठीक है, अब बात करते हैं, दूसरा पोर्शन आता है ब्लड सेल, जो 45% ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, जो 45% ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो हेडिंग डालिएगा ब्लड सेल, हेडिंग डालिएगा ब्लड सेल। ब्लड यानी ब्लड और सेल मतलब कोशिका। ठीक है, आपने देखा होगा सामान्य रक्त कोशिकाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार के हैं। मोस्टली ब्लड सेल आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहले है रेड ब्लड सेल। ब्लड सेल के बारे में बात करें, ब्लड सेल के बारे में बात करें तो सबसे पहले है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये ब्लड सेल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अंदर बेसिक जानकारी अपन प्राप्त करेंगे कि ब्लड सेल क्या होते हैं, किस कंडीशन में उसकी संख्या बढ़ जाती है, किस कंडीशन में इसकी संख्या घट जाती है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, एक मेडिकल टर्म्स के रूप में किस नाम से इनको जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं रक्त कोशिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा जिसमें रेड बोन मेरो में होता है। इन कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को हेमोपोइसिस कहते हैं। ये रक्त कोशिका रक्त का लगभग 45% भाग बनाती है। मानव जीवन में जन्म के समय 5 वर्ष की आयु तक हमारे शरीर की अस्थियां रक्त कोशिकाओं के निर्माण में हेल्पफुल होती है। 5 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक लंबी लॉन्ग बोन में रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है। 20 वर्ष की आयु के बाद रक्त कोशिकाओं का निर्माण स्टेर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा के बोन मेरो से होता है। अब बच्चों इसके अंदर यह बताया गया है कि ब्लड सेल है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरो के अंदर होता है। इस प्रकार से छोटे बच्चों के अंदर 5 साल की उम्र के बाद में या पहले जो बोन मेरो के अंदर होता है, परंतु धीरे धीरे क्या होता है कि 20 साल की उम्र के बाद में जो स्टेर्नम है, वर्टिब्रा है, यहां पे लिखा हुआ है जैसे स्टेर्नम है, रिब्स है, वर्टिब्रा है कि बोन मेरो के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर तो आपको यह ध्यान रखना है ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरो से होता है। ठीक है, इसमें आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन होना जिसको बोलते हैं हेमोपोइसिस, है ना, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हेमोपोइसिस कंडीशन कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं रेड ब्लड सेल। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ब्लड सेल के अंदर रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं आरबीसी। इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिकाओं को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इन परिपक्व कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। यहां से क्वेश्चन बच्चों बनता है कि आरबीसी होती है जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। बच्चों आरबीसी है उसका फुल फॉर्म क्या है, आरबीसी है उसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल को किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, इरिथ्रोसाइट, जिस वर्ड के पीछे साइट लिखा रहता है उसका मतलब होता है सेल। ठीक है, और इरिथ्रो इज रिलेटेड टू रेड। तो इस प्रकार से रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, आपको याद रखने के लिए बच्चों इसके अंदर इरिथ्रो में क्या आ रहा है, आर आ रहा है ना, तो आर का मतलब आरबीसी।
ठीक है, तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से याद रखना है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का चेंज हो जाएगा, प्लेटलेट्स का चेंज हो जाएगा, इसलिए इरिथ्रोसाइट में आर मतलब आरबीसी, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर तो एक बात यह ध्यान रखना है कि आरबीसी होती है, उसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। दूसरी बात कि आरबीसी है, इसको इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है, आरबीसी के अंदर एक मैच्योर जो सेल होती है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस है जो आरबीसी के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, यह ध्यान रखना है। तो यहां पे क्वेश्चन बन गया, एक तो आरबीसी की फुल फॉर्म, दूसरा है किस नाम से जाना जाता है, उसके बाद में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। ये तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इन कोशिकाओं का डायमीटर 7 माइक्रोन होता है। ये आकृति में वृत्ताकार एवं किनारों पर बाइकॉनकेव होती है। अब देखिएगा, जो इसका जो आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोन होता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा बात करते हैं कि आरबीसी को देखने से एक किस प्रकार से देखने को मिलती है, इस प्रकार से वृत्ताकार देखने को मिलता है, परंतु किनारों पे देखने पे इस प्रकार से बाइकॉनकेव, है ना, बाइकॉनकेव, इस प्रकार से किनारों से देखते हैं ना तो बाइकॉनकेव इस प्रकार से देखने को मिलती है, इस प्रकार से। और नहीं तो ऐसे ऊपर से देखने से क्या होता है, एक सर्कुलर देखने को मिलता है, और किनारों से देखने से कैसे मिलेगा, बाइकॉनकेव शेप की देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे भी इसका ये ध्यान रखना है कि डायमीटर कितना होता है और उसका जो शेप होता है वो कैसे देखने को मिलता है। तो शेप के अंदर वृत्ताकार एवं बाइकॉनकेव देखने को मिलता है। किनारों पे देखेंगे तो क्या देगा, बाइकॉनकेव, और ऊपर से देखेंगे तो कैसे होगा, सर्कुलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये जो आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रही है, उसके बाद में इन कोशिकाओं में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का कलर लाल होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को लंग्स में सभी अंगों तक व ऑर्गन एंड टिश्यू तक पहुंचाना होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण इस प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसे हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब देखिएगा, इसके अंदर यह बताया गया है कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है और हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का जो कलर होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आरबीसी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। अब बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को लंग से, फेफड़ों से पूरे शरीर के अंदर ले जाने का काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड बना करके अपने साथ में लेके जाता है। दूसरा बात करते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है बच्चों। ये जो मैं क्वेश्चन मार्क लिखता हूं उसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखते रहना। क्वेश्चन मार्क जितना भी करता हूं उसको लिखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन होता है। किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। तो एडल्ट की बात आती है तो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन का होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आरबीसी है वो जिंदा रहेगी 120 दिन, उसके बाद में नया आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, नया आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो एडल्ट के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन का होता है, और इन्फेंट के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो 80 डेज होता है। इन्फेंट के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 80 डेज का होता है। यह ध्यान रखना है। अब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक प्रक्रिया होती है, ए प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी नोन एज द इरिथ्रोपोइसिस, है ना।
देखो इरिथ्रो इज रिलेटेड टू आरबीसी और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन होना, तो आरबीसी का फॉर्मेशन होना इरिथ्रोपोइसिस कंडीशन कहते हैं। इरिथ्रोपोइसिस टर्मिनोलॉजी से नाम से जाना जाता है। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया में लगभग 7 दिन का समय लगता है और यह प्रक्रिया इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के द्वारा संपन्न होती है जो किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है। अब देखिएगा कि इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी का निर्माण के अंदर 7 डेज का टाइम लगता है और इसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसका मेन रोल होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन है बच्चों, ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्या करता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। और इरिथ्रोपोइटिन होता है वो कहां पे होता है, किडनी के अंदर, किडनी से सीक्रेट होता है, किडनी। तो इस प्रकार से बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि आरबीसी का फॉर्मेशन जिसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एक दूसरी बात है आरबीसी का निर्माण होता है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, 7 डेज के अंदर। तीसरा बात है कि आरबीसी के निर्माण के अंदर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है जो किडनी से सीक्रेट होता है, वो मेन रोल निभाता है। यहां तक आप याद कर लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाते हैं जो एक्सपीरेशन की क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की अधिकता इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है और रक्त में आरबीसी की कोशिकाओं की न्यूनतम होना इरिथ्रोसाइटोपेनिया कहलाती है। शरीर में रक्त की कोशिकाओं की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। बच्चों इसके अंदर यह बताया गया है कि आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जिसके अंदर एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड बना करके पूरे शरीर के अंदर ले जाता है, ऑक्सीजन बाइंड बना करके सेल टिश्यू तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से हीमोग्लोबिन से ला करके फेफड़ों तक लाएगा और एक्सपिरेटरी होगा, जब सांस बाहर निकालेंगे उस दौरान क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम हीमोग्लोबिन करता है। तो इस प्रकार से आरबीसी है ये तो बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसके अंदर बताया गया है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो किस नाम से जाना जाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन यदि कम होता है तो किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में बच्चों बात करते हैं। देखिएगा इरिथ्रोसाइटोसिस और दूसरा है इरिथ्रोसाइटोपेनिया। इसके अंदर है डिक्रीज काउंट ऑफ आरबीसी और इंक्रीज काउंट ऑफ आरबीसी, इंक्रीज काउंट ऑफ आरबीसी। अब देखिएगा बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, कंफ्यूजन नहीं होना। आरबीसी में आ रहा है इरिथ्रोसाइट। अब बच्चा इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, आरबीसी को। रेड ब्लड सेल को किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट से। अब देखिएगा मैं कहूं कि जिस वर्ड के पीछे सिस लगा रहता है इसका मतलब होता है इंक्रीज होना। जिस वर्ड के पीछे सिस लगा रहता है उसका मतलब होता है इंक्रीज होना। दूसरी बात करते हैं बच्चों, जिस वर्ड के पीछे पीनिया लगा रहता है उसका मतलब होता है डिक्रीज होना। तो इस प्रकार से इरिथ्रोसाइटोसिस मतलब आरबीसी के काउंट का इंक्रीज होना। दूसरी बात करते हैं, पीनिया आया है और पीनिया के आगे इरिथ्रोसाइट है मतलब आरबीसी के काउंट डिक्रीज होना। तो इस प्रकार से आरबीसी के काउंट को इंक्रीज होना है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस, क्योंकि वर्ड के पीछे क्या लगा है, सिस लगा हुआ है। दूसरी बात करते हैं
कि जिस वर्ड के पीछे पीनिया लगा हुआ है, मतलब कि इरिथ्रोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज काउंट ऑफ आरबीसी। अब देखिएगा, इसको अदर नेम से भी जाना जाता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया आरबीसी के काउंट का बढ़ना, आरबीसी के काउंट का बढ़ना पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। आरबीसी के काउंट का बढ़ना पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। आरबीसी के काउंट को घटना जिसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया खून की कमी। अब बच्चों आपको एनीमिया की डेफिनेशन मालूम हो गया होगा। एनीमिया की डेफिनेशन के अंदर यह बताया गया है कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसकी संख्या कम हो जाती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। उसी प्रकार से मैंने भी आपको बताया है कि आरबीसी के अंदर जो आरबीसी के काउंट कम हो जाना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। आरबीसी के काउंट कम हो जाना एनीमिया कहलाता है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के काउंट कम हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी के काउंट का बढ़ना पॉलीसाइथेमिया कहलाता है या क्या कहलाता है? इरिथ्रोसाइटोसिस। दूसरी बात करते हैं आरबीसी के काउंट का कम हो जाना, जिसको बोलते हैं एनीमिया या इरिथ्रोसाइटोपिनिया। याद रह जाएगा? एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, erythropoietin is a hormone of secreted from the kidney and the function of this hormone is erythropoiesis। मतलब आरबीसी के निर्माण के अंदर जो इरिथ्रोपोइटिन होता है वो किडनी के अंदर जो सीक्रेट होता है उसका काम होता है आरबीसी का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा, तो अपने बात कर लिया कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, कहां पे होता है। बोन मेरो से होता है, लॉन्ग बोन से होता है, शॉर्ट बोन से होता है। वो आप बच्चों एक बार इसमें देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी के अंदर बच्चों आपको क्या याद रखना है? आरबीसी क्या है, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, किस नाम से जाना जाता है, आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, और उसके बाद में आरबीसी के अंदर उसकी आकृति होती है, शेप होती है, वो कैसे देखने को मिलती है, वो याद रखना है। दूसरी बात, आरबीसी की काउंट जब बढ़ जाते हैं उसको क्या किस नाम से जानते हैं? आरबीसी की काउंट है वो घट जाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? आरबीसी के अंदर जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? वो सारी बातें आपको बच्चों इसके अंदर याद रखना है। इतना बेसिक बातें याद रखना है। दूसरा मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल बताई गई है। आरबीसी का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को क्या किस नाम से जाना जाता है? आरबीसी का निर्माण के अंदर इरिथ्रोपोइटिन होता है, वो कहां से सीक्रेट होता है और उसका क्या काम होता है, उसके बारे में इतना आप याद कर लोगे। दूसरी बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। बच्चों हेडिंग डालिएगा हीमोग्लोबिन। एक बेसिक जानकारी हीमोग्लोबिन के बारे में भी बात करते हैं, क्या होता है हीमोग्लोबिन, कितना होता है और इसका क्या काम होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये एक प्रकार का क्या है बच्चों? प्रोटीन है, जिनकी प्रकृति एक जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन का निर्माण हिम और ग्लोबिन के मिलने से होता है। हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो हिम प्लस ग्लोबिन के मिलने से होता है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 आयरन के परमाणु होते हैं। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक आयरन परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु को ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखिएगा, हीमोग्लोबिन के एक अणु में हीमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर एक अणु के अंदर एक अणु है, इसके अंदर कितने आयरन होते हैं? 4। ये ध्यान रखना, 4 आयरन होते हैं। हीमोग्लोबिन के एक अणु के अंदर कितने परमाणु आयरन होते हैं? वो 4 आयरन होते हैं। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक आयरन परमाणु ऑक्सीजन के साथ में परमाणु को ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। इस प्रकार हीमोग्लोबिन एक अणु ऑक्सीजन के
4 परमाणु को ऊतकों तक ले जाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन का अणु है, वो ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं को ले जाएगा? 4, है ना, 4 O2। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ले जाएगा? 4 ऑक्सीजन के परमाणु को ले जाएगा और ऊतकों तक ले जाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन का लगभग 5% भाग हीम तथा शेष 95% भाग ग्लोबिन का बना होता है। जब हीमोग्लोबिन के अणु फेफड़ों में ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और ये कोशिकाओं और ऊतकों में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ये उन्हें फेफड़ों में ला करके छोड़ देते हैं, जिसके अंदर एक्सपीरेशन की क्रिया के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकाल दिया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। रक्त के हीमोग्लोबिन का लेवल सामान्य से कम हो जाना एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल स्त्री और पुरुषों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। पुरुषों की अपेक्षा हीमोग्लोबिन का लेवल, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो कम होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में रक्त का सिक्रेशन हो जाता है। अब देखिएगा इसके अंदर यह बताया गया है कि हीमोग्लोबिन है वो हिम और ग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जिसके आरबीसी के अंदर पाया जाता है, आरबीसी का कलर को इंडिकेट करता है, लाल रंग बनाता है। दूसरी बात करते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड बना करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को ले जाती है। दूसरा हीमोग्लोबिन जहां से वाष्प प्रोडक्ट है, गैसेज है, उसको लाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन वापस बाहर लाता है। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का कार्य हो गया। हीमोग्लोबिन जिसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है, मेल के अंदर ज्यादा होता है किसकी तुलना में? फीमेल की तुलना में। अब बात करते हैं परसेंटेज की, बात करें कि कितना कितना हीमोग्लोबिन होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल के अंदर बात करें, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। फीमेल के अंदर 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 से लेकर के 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। दूसरा है मेल के अंदर 14 से लेकर के 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। यदि इसकी रेंज की बात करते हैं तो 14 से लेकर के 16 तक होता है, ठीक है। यदि रेंज की बात करते हैं तो 14 to 60 होता है। 14 होता है वो फीमेल के अंदर होता है और 16 होता है वो किसके अंदर होता है? मेल के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मेल के अंदर कितना होता है? 16 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल के अंदर होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। यदि अलग अलग रेंज की बात करना है तो 14 से लेकर के 16 ग्राम डेसीलीटर और 12 से लेकर के 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और उसके बाद में मेल के अंदर कितना है? 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर याद रखना है। तो यहां से भी क्वेश्चन अपियर होता है, मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब देखिएगा इसे हेमेटोक्रेट के नाम से भी जाना जाता है, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, हेमेटोक्रेट नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। दिए गए रक्त के नमूनों में लाल रक्त कोशिकाओं का आयतन है जो प्रतिशत में व्यक्त करता है। मान लीजिए आपने देखा होगा हेमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम, वह वॉल्यूम जिसके अंतर्गत जो नमूना देते हैं, जो ब्लड का सैंपल देते हैं, तो ब्लड के सैंपल के अंदर आरबीसी है, प्लाज्मा है, ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी है और ये सारे होते हैं। तो आरबीसी का कितना परसेंटेज है उस ब्लड के अंदर, आरबीसी का कितना परसेंटेज है, आरबीसी कितना परसेंटेज है उस सैंपल के अंदर, उसको प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर यही बताया गया है बच्चों, पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसके अंदर, जिसको बोलते हैं हेमेटोक्रेट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? दिए गए रक्त के नमूने में, मान लीजिए एक सैंपल दिया है, इसके अंदर भर के दिया है पूरा, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं कितनी है, जिसके अंदर आरबीसी कितनी है, आरबीसी का आयतन कितना है, जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाता है? पीसीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमेटोक्रेट कहलाता है, ठीक है।
दिए गए रक्त के नमूने में एक लंबी नलिका में डालकर उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसे रक्त के नमूने में प्लाज्मा एवं रक्त कोशिकाओं अलग अलग हो जाती है और ये रक्त कोशिकाएं नीचे बैठ जाती है। अतः बैठी हुई रक्त कोशिकाओं के आयतन को संपूर्ण रूप से नमूने के आयतन के साथ में अनुपात दिया जाता है और वही पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। हीमोग्लोबिन, ये दिए गए रक्त के नमूने में हीमोग्लोबिन का आयतन है जो ग्राम प्रति 100 ml में व्यक्त किया जाता है। अब बच्चों, पैक्ड सेल वॉल्यूम के अंदर क्या किया जाता है कि जो नमूना दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक सिरिंज में भरा और उसके अंदर वायल के अंदर सैंपल भेज दिया, अब उसके अंदर कितना आरबीसी है उसको देखने के लिए पीसीवी वॉल्यूम देखते हैं, हेमेटोक्रिट देखते हैं। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है, उसके अंदर घुमाया जाता है, जिसके अंदर प्लाज्मा ऊपर अलग हो जाता है और आरबीसी के जो काउंट है, ब्लड सेल के जो काउंट है वो नीचे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उस ब्लड सैंपल के अंदर अनुपात को देखा जाता है, जिसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट। अब बात करते हैं, थोड़ी सी बात करने हैं कि इरिथ्रोसाइट नॉर्मल रेंज के बारे में बात करते हैं। इरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी बोलते हैं, ब्लड के अंदर आरबीसी कितना होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर जब किसी भी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन होता है, उसको जांच करने के लिए या बॉडी के अंदर क्या मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है या क्या कंडीशन है आरबीसी की, उसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। उस ब्लड सैंपल के अंदर आरबीसी के काउंट नॉर्मल कितने होने चाहिए, जिसके अंदर लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है 4.5 से 6.3 मिलियन पर mm3। ठीक है, या मैं कहूं कि 4.5 से लेकर के 5.5 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm3 होता है, जिसके अंदर ये होता है फीमेल के अंदर और ये होता है मेल के अंदर। ठीक है, तो ये रेंज भी याद रखना है बच्चों। तो आरबीसी की जो नॉर्मल काउंट होती है वो 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm होती है। ठीक है, उसके बाद में इसकी मात्रा, इसके काउंट घट जाते हैं, इसके काउंट बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको पहले टर्मिनोलॉजी बता दिया है। यदि मैं कहूं कि आरबीसी के काउंट है वो 4.5 से कम होते हैं, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपेनिया। यदि आरबीसी के काउंट होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, 5.5 मिलियन पर mm3 से ज्यादा हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया या इरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी रेंज दिया हुआ है, ये भी सही है, परंतु 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm3 आप ऐसा भी याद कर सकते हैं। दूसरा है एमसीवी, मीन सेल वॉल्यूम। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर मेल और फीमेल के अंदर अभी बताया आपको, मेल के अंदर इतना होता है, फीमेल के अंदर इतना होता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और दूसरा टोटल आरबीसी के काउंट कितने, सेल कितनी होती है, ये भी नॉर्मल रेंज आपको बच्चों याद रखना है। दूसरा इसमें कोई याद, पैक्ड सेल वॉल्यूम हेमेटोक्रिट, जिसके अंदर ये भी ध्यान रखना है हेमेटोक्रिट वॉल्यूम 40 से लेकर के 54% प्रतिशत या mm3। ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद में ये हो गया आपका आरबीसी। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। हेडिंग डालिएगा डब्ल्यूबीसी बच्चों, हेडिंग डालिएगा डब्ल्यूबीसी। अच्छा ठीक है, डब्ल्यूबीसी को पार्ट सेकंड के अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अपन एक साथ में पढ़ लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा हो जाएगा बड़ा। ठीक है बच्चों, तो आरबीसी के बारे में आप जान लिए और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास होगा वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में होगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, धन्यवाद।